नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय ग्रामीण समाजशास्त्र रूरल सोशियोलॉजी। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। ग्रामीण समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राम्य जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम ग्रामीण पर्यावरण से जुड़े हुए अनेक सामाजिक संबंधों, सामाजिक तथ्यों, सामाजिक सिद्धांतों, समस्याओं और उन सब का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। एक विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र ने गांव के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं, आर्थिक और सामाजिक ढांचे का अध्ययन किया जाता है जो सभी उस गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र से जुड़ी हुई परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। आज हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। एक प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टुअर्ट चैपिन ने कहा कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में काम करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसी प्रकार विद्वान लोरी नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु ग्रामीण पर्यावरण में उस विभिन्न प्रकार की प्रगति का वर्णन एवं विश्लेषण करना है जो कि उस पर्यावरण में विद्यमान है। इसी प्रकार विद्वान टी.एल. स्मिथ ने कहा कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों की व्यवस्थित जानकारी को ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कहना ही अधिक उचित होगा। इसी प्रकार ए.आर. देसाई ने कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का आधारभूत कार्य ग्रामीण समाज के विकास के सिद्धांतों का अन्वेषण करना है। हम उपरोक्त सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र गांव के संपूर्ण ढांचे का एक विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम या दृष्टिकोण, तो किसी भी विषय का अध्ययन उसके दृष्टिकोण या उपागम के आधार पर किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम ग्रामीण समाजशास्त्र में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन उसके उपागम या दृष्टिकोणों के आधार पर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान की अपनी अलग अलग विषय वस्तु का अध्ययन उसकी अलग अलग पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र भी अपने विषय वस्तु का अध्ययन करते समय अनेक प्रकार के उपागमों का उपयोग किया जाता है और इनमें से अधिकांश उपागम वही हैं जो कि समाजशास्त्र के अध्ययनों में हमें उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है उद्विकासीय उपागम, उसके बाद में ऐतिहासिक उपागम, संरचनात्मक उपागम, संघर्ष उपागम, प्रघटना शास्त्र उपागम और नृजाति पद्धति शास्त्रीय उपागम। इन सभी उपागमों पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उद्विकासीय उपागम यानी कि इवोल्यूशनरी अप्रोच। उद्विकासीय उपागम के अंतर्गत हम सामाजिक यथार्थ का अध्ययन, काल के विभिन्न आयामों में होने वाले परिवर्तन और उनके क्रमिक विकास की विवेचना करते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि जिस तरह से एक सजीव या ऑर्गेनिज्म का विकास एक क्रमिक स्तरों में
सरल अवस्था से जटिल अवस्था में होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज एवं सामाजिक संस्थाओं का विकास भी एक जटिल अवस्था से सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। समाजशास्त्र, चाहे वह ग्रामीण समाजशास्त्र हो या नगरीय समाजशास्त्र हो, उसमें इसी उपागम के आधार पर सामाजिक घटनाओं को समझा जाता है, उनकी विवेचना की जाती है। इसके अलावा जैसे अगस्त काम्टे, विलियम ग्राहम, मॉर्गन आदि भी अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए उद्विकासी उपागम का उपयोग किया है। इमाइल दुर्खिम ने भी अपने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में समाज के दो मुख्य प्रकारों का इसी उपागमों के आधार पर अध्ययन किया है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में भी हम उद्विकासी उपागम का प्रयोग करके ग्रामीण समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये उपागम सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण करने में विभिन्न आयामों में होने वाले काल कर्मिक परिवर्तन और कर्मिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद में आता है दूसरा उपागम, ऐतिहासिक उपागम। इस समाजशास्त्र में इस उपागम को जी वॉन ब्लो ने माना कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक उपागम ही एकमात्र उपयुक्त उपागम है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य एवं घटनाएं केवल पुरानी चीज़ों मात्र नहीं हैं। हम उन तथ्यों व घटनाओं के आधार पर नवीन तथ्यों व घटनाओं को समझने, उनको जानना, उनके सरलता को जानना, उन्हें समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। इतिहासकार, दर्शनशास्त्री, समाज वैज्ञानिक आदि सभी अपने अध्ययन कार्यों में ऐतिहासिक उपागम पद्धति को हमेशा अपनाते आए हैं। समाजशास्त्र में अगर हम देखें तो टोयनबी, टर्गो, आर.के. मुखर्जी जैसे अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इतिहास की अनोखी घटनाओं और विशिष्ट व्यक्तियों के क्रियाकलापों का संकलन मात्र ही नहीं किया, बल्कि उनके विश्लेषण और व्याख्या से भी सामाजिक जीवन को अध्ययन किया है। इसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन है, पी.वी. यंग है, इन्होंने भी ऐतिहासिक उपागम के आधार पर अपने अध्ययन किए हैं। फिर आता है समाजशास्त्र में तीसरा उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। इस अध्ययन को मानने वालों का ये कहना है कि जिस तरह से मानव शरीर की एक संरचना होती है तथा संरचना में विभिन्न अंगों के मिलकर कार्य एक निश्चित संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे इस समाज की भी व्यवस्था होती है। हमारे समाज की भी अपनी एक संरचना होती है जिसका प्रत्येक अंग किसी न किसी प्रकार के कार्यों के लिए, इसलिए समाज की संरचना एवं प्रकार्य को एक दूसरे से संबंधित करके तथा एक दूसरे पर निर्भर मानकर ही उनका अध्ययन किया जाता है। इसे प्रकार्यवादी उपागम भी हम कहते हैं। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर, स्मॉल, चार्ल्स कूले, दुर्खिम, वॉनविच, मैक्स मेलिनोवस्की आदि सभी विद्वानों ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रकार्यवादी अध्ययन को या प्रकार्यात्मक पद्धति को अपनाया है। इसलिए इन विद्वानों इनको प्रकार्यवादी विद्वान भी कहते हैं। फिर आता है संघर्ष उपागम। संघर्ष एक प्रकृति का शाश्वत सत्य है। संघर्ष, क्रोध, घृणा, हिंसा आदि प्रवृत्तियां मनुष्य में जन्मजात प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। इसलिए संघर्ष मानव जीवन की स्वाभाविक दशा भी कही जाती है, क्योंकि संघर्ष समाज में अनिवार्यतः पाया जाता है। हो सकता है कि कहीं इसका उपयोग अस्तित्व में को बनाए रखने के लिए हो और कहीं इस पर अस्तित्व को नष्ट करने के लिए हुआ हो। कहीं सभ्यता का विकास संघर्ष से हुआ हो तो कहीं सभ्यता का विनाश संघर्ष से हुआ हो। कहीं पर नई परंपराओं और व्यवस्थाओं को संघर्ष ने जन्म दिया है
तो कहीं प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाज आदि को उखाड़ने के लिए भी संघर्ष हुआ है। लेकिन सैद्धांतिक समाजशास्त्र क्षेत्र में संघर्ष का अध्ययन अभी नया है। 19वीं शताब्दी में समाज के अध्ययन के लिए प्रत्यक्षवादी साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। इस दृष्टिकोण के तहत समाज को एक अवयव मानकर उसको अनुभव के आधार पर समझा गया। समाजशास्त्रीय जगत में संघर्ष उपागम के द्वारा समाज को समझने में मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स, बेजहोट, गेम्प्लोविच, रिट्जर, हाफर, समनर, स्मोर, ओपनहाइमर आदि अनेक विद्वानों ने इस उपागम का उपयोग किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अनेक समाजशास्त्री हुए जिन्होंने संघर्ष उपागम का उपयोग समाज के अध्ययन में किया है, जिसमें लुंडबर्ग, एल्टन मेयो, रूथ लिसबर्गर, कर्ट लेविन, टोलकट पार्सन्स, डेरेंडोर्फ आदि, कोजर है, ग्लकमैन है आदि अनेक विद्वान हैं जिन्होंने ये संघर्ष उपागम का उपयोग समाजशास्त्र में किया है। फिर उसके बाद में आता है प्रघटना शास्त्र यानी कि नृजाति पद्धति शास्त्रीय उपागम, एथनोमेथोडोलॉजी अप्रोच। नृजाति पद्धति शास्त्र उपागम एक आधुनिक काल में समाजशास्त्रीय अध्ययन एवं विश्लेषण की एक नई शैली ही इस उपागम है, और ये उपागम मूलतः मानवीय समाजशास्त्र में विश्वास करता है। इसलिए ये अध्ययन में आंकड़ों के गठन, उनके सर्वेक्षण, विश्लेषण, प्रश्नावलियों के उपयोग की अपेक्षा समझ पर अधिक बल देता है। ये उपागम मनुष्यों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये व्यवहारिक गतिविधियों, व्यवहारिक परिस्थितियों तथा व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क रचना को अपने अनुभवकारी अध्ययन की विषय वस्तु बनाता है। नृजाति पद्धति शास्त्र उपागम का मूल हेराल्ड गोरफिंकल की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हेराल्ड गोरफिंकल इस नृजाति पद्धति शास्त्रीय उपागम के जन्मदाता हैं। ड्रिटजेल का कहना है कि हम अभी तक भी दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं की मौलिक प्रक्रियाओं को समझने में असमर्थ रहे हैं, और जब तक हम ये न समझ लें कि व्यक्ति अपना कोई व्यवहार क्यों करता है, तब तक वास्तव में हम एक दूसरे को समझने में असमर्थ होंगे तथा उसके बाद की समझ समाजशास्त्रीय जांच पड़ताल व्यर्थ ही सिद्ध होगी। इस प्रकार नृजाति पद्धति शास्त्र के द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन का उपागम इस तथ्य पर